नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जी की आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, हम सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को पढ़ रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को पढ़ाते हुए अभी तक मैं टोटल 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो सभी छात्र जो मेरे YouTube चैनल से लगातार वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो को देखे होंगे और देखकर अपने कंपटीशन लेवल को और बेहतर किए होंगे। साथ ही साथ मैं उन छात्रों से भी कहना चाहूँगा जो आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उनसे मैं कहूँगा कि आप इस स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को लेकर अभी तक मैंने जो 11 वीडियो डाला है उन 11 वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ताकि इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल में आपको कोई परेशानी ना होने पाए। वैसे तो मैं आपको बात बता दूं कि आज जब मैं इस चैप्टर का 12वां पार्ट आज जब पढ़ाऊंगा, 12वां वीडियो आज जब अपलोड करूंगा आपके लिए, तो यहाँ से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो भी बातें आप समझेंगे वो यहाँ से आगे की बातों को ही सुनेंगे, लेकिन इसके पीछे जो बातें हो चुकी हैं उन बातों को यदि आप जान लेते हैं तो इससे आपके कंपटीशन के लेवल में जो भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं छात्रों आपसे कहूँगा कि आप मेरे द्वारा डाले गए पहले की वीडियो भी अवश्य देख लें। हालांकि मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका मैं लिंक भी भेज दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। आज 12वें भाग की चर्चा करें तो हम आपको बता दें कि इसके पहले मैंने जो 11वां वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह अर्थात दांडी मार्च यात्रा के बारे में मैंने बताया था। और दांडी मार्च यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को ही तोड़ दिया था, जिसमें कहा गया था कोई भी भारतीय समुद्र के जल से नमक नहीं बनाएगा, नमक बनाने का अधिकार अंग्रेज़ों को होगा और भारतीय उसे खरीद कर खाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी पहले वो शख्स थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाकर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ दिया। और आपको पता है कि दांडी मार्च यात्रा में जब शुरुआत में कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे दांडी यात्रा पहुंचता है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है और इतना अधिक संख्या दांडी में जाकर हो गया था कि यात्रा करने वाले लोगों की गिनती कर पाना मुश्किल हो गया था। इस नमक सत्याग्रह के बाद अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो गया कि गांधी जी देश के इस समय राष्ट्र नायक हैं। देश में गांधी जी की क्या भूमिका है? अगर गांधी है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो देश में आंदोलन है। इसका मतलब कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के ही पीछे संपूर्ण राष्ट्र इस समय चल रहा है। और गांधी को यदि हम किसी भी तरह से अपने पक्ष में मिला लें, अंग्रेजों की यह सोच थी कि अगर गांधी को अपने पक्ष में मिला लें तो फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गांधी के बाद बाकी किसी दूसरे नेता में ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है या उतना दम ही नहीं है जो राष्ट्र का नेतृत्व करता हो। तो इस तरह से उनके मन में एक नई प्लानिंग आती है कि महात्मा गांधी को अपने पक्ष में मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गांधी अंग्रेज़ों के इस बहकावे में आ जाते? अंग्रेज़ों को भी लगा कि अगर गांधी जी हम डायरेक्ट ऐसी बात करेंगे तो गांधी जी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि गांधी जी के अंदर तो राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई है। तो क्यों ना हम एक नई बिसात तैयार करें, एक नई चाल चले। और उस चाल के तहत अंग्रेज़ों ने यह तय किया कि इस नमक सत्याग्रह के बाद भारतीयों की उपस्थिति गांधी जी के साथ जो रही उसमें हम ये दिखाना चाहेंगे कि भारतीयों को भी ब्रिटिश सत्ता में स्थान दे दिया जाए, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो शासन करेगी उस हुकूमत में भारतीय लोगों को भी साथ मिलेगा, वो लोग भी प्रशासन का हिस्सा बनेंगे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने तय किया कि हम गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन बुलाने का उनका उद्देश्य ये नहीं था कि अंग्रेजी सत्ता में भारतीयों को स्थान देना था, उनका उद्देश्य था कि कैसे भी गांधी जी को अपने पक्ष में मिला लेना है। और इसी को लेकर अंग्रेज़ों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 12 नवंबर 1930 को। और इस आयोजन से संबंधित अगर क्वेश्चनों को देखें तो मालूम चलता है
कि इस गोलमेज सम्मेलन का जो स्थान था, यानी जहां पर यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो जगह था लंदन। गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। भाग लेने वाले की बात करें तो भाग लेने वालों में मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर। तो मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर भाग लिए। इस समय अगर हम इंग्लैंड के पीएम की बात करें तो इंग्लैंड के पीएम थे मैकडोनाल्ड। अब रही बात कि अगर हम इस गोलमेज सम्मेलन के परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम हुआ था असफल, अर्थात यह गोलमेज सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। क्योंकि गोलमेज सम्मेलनों को बुलाने का उद्देश्य मैंने साफ साफ बताया है कि महात्मा गांधी को अपने पक्ष में अंग्रेज मिलाना चाहते थे। हालांकि भारतीयों के सामने उनका कहना था कि हम भारतीयों को भी इस सत्ता में उनको भागीदार बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे उनका मतलब था कि गांधी जी को अगर हम अपने पक्ष में मिला देते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ही भाग नहीं लिया, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से असफल हो जाता है। और इसके असफलता के बाद अंग्रेज़ों को अब लगा कि अब गांधी जी से कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, और गांधी जी से कुछ बातचीत करने के बाद उनको गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह से महात्मा गांधी और उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। अब ये दिल्ली समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारत के गवर्नर उस समय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन को लगा कि यदि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता इस समय महात्मा गांधी से कुछ बातचीत की जाए और कुछ बातचीत करने के बाद उनको गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए आग्रह किया जाए, तो हो सकता है कि हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी के पास एक दूत भेजा गया, और उस दूत से यह कहा गया कि आप गांधी जी को आदरपूर्वक गवर्नर जनरल के कक्ष में बुलाएं, जहां गवर्नर रहता है। तो गवर्नरों के रहने के लिए उस समय लॉर्ड इरविन के रहने के लिए, या उसके बाद के जो भी गवर्नर हुए उन सब के रहने के लिए उस समय राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बनवाया गया था। तो पहली राष्ट्रपति भवन गवर्नरों का निवास स्थान हुआ करता था, और इस राष्ट्रपति भवन में यानी गवर्नर के कक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महात्मा गांधी थे। और यह महात्मा गांधी कब गए थे, तो गांधी इरविन समझौता के दौरान गए थे 5 मार्च 1931 को। जब दोनों बैठक करते हैं और दोनों बैठक के बाद समझौता करते हैं, तो गांधी जी इरविन के सामने पहले 3 बातों को रख देते हैं। वह कहते हैं कि मैं आपके द्वारा इस समझौते पर अपनी सहमति तभी दूंगा जब आप मेरी 3 शर्तों को मानेंगे। तो गांधी यहाँ पर 3 शर्तों को रखते हैं, और 3 शर्त इरविन के सामने क्या रखते हैं, तो पहला शर्त ये रखते हैं कि भारतीयों को समुद्र के जल से नमक बनाने की छूट दी जाए। जो अभी तक आप लोगों ने बंद कर दिया है कि भारतीय समुद्र से नमक नहीं बना सकते हैं, तो उनको छूट दी जाए कि वह नमक बना सके। दूसरा, इन्होंने यह मांग कर दिया कि शराब की दुकानों पर महिलाओं को शांतिपूर्वक विरोध करने की छूट दी जाए। शांतिपूर्वक विरोध करने की छूट दी जाए, यानी कि शराब की दुकानों पर महिलाएं अगर प्रदर्शन करें उसको लेकर, तो किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई बल प्रयोग अंग्रेज ना करें। और तीसरा, इन्होंने मांग कर दिया कि भारत में जितनी भी शराब की कंपनियां खोली गई हैं उन सभी कंपनियों को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से लॉर्ड इरविन गांधी के इस तीनों प्रस्तावों पर सहमत हो जाता है। बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातों को डन करता हूं, मैं तत्काल प्रभाव से इसको खत्म करता हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है गांधी जी कि आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना होगा। तो गांधी जी के भाग लेने का सीधा सा मतलब था कि गांधी जी उस समय किस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के, अर्थात कांग्रेस पार्टी को ही भाग लेने के लिए यहां पर आमंत्रित किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन, ये सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद। और इस समझौते के बाद 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी लंदन जो पहुंचे थे, वह किस जहाज से पहुंचे थे? तो राजपूताना जहाज से। राजपूताना जहाज जो शाही नौसेना जहाज था, जिस जहाज से गवर्नर भारत में आया करते थे, उसी राजपूताना जहाज से गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमती एनी बेसेंट। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे नेता पहुँचे, और कांग्रेस पार्टी जब ये पहुँची तो वो यहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन भी जो आयोजित किया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह भी स्थान कौन सा था? लंदन। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ बुलाया गया? लंदन में। उस समय भी इंग्लैंड के पीएम मैकडोनाल्ड ही थे। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर पहुँचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी आप देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर पहुँचे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी सम्मेलन में भाग ली थी, लेकिन पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं ली थी। इसका मतलब यहाँ पर समझिए हम क्या बात बता रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे, तो उस समय वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, वह मुस्लिम लीग पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो मुस्लिम लीग की तरफ से पहुंचे थे, और इसलिए पहुंचे थे इंग्लैंड में ताकि वह भारत में मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा करवा सके। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में मुस्लिमों के मसीहा मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को मानते थे, और उनका कहना था कि भारतीय मुसलमानों के हितों की अगर रक्षा कोई करवा सकता है तो वह मोहम्मद अली जिन्ना ही करवा सकते हैं। और शायद मुस्लिम प्रतिनिधित्व के रूप में वह वहाँ पर पहुँचे थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ विशेष चीज़ें की जाएँ इस गोलमेज सम्मेलन में। जहां तक रही बात बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर पहले थे, लेकिन जिस समय यह सम्मेलन हुआ था उस समय इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। और इस सदस्यता को छोड़ने के पीछे उनका कारण था कि वह दलित जाति के थे, और दलित जाति के लोगों के साथ उस समय काफ़ी भेदभाव होता था। तो उनको लगा था कि हम हिंदू धर्म में रहकर भी अपेक्षाओं का शिकार बन गए हैं, हम दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, समाज से हम बहिष्कृत किए गए हैं, हमारी कोई मान मर्यादा नहीं है, हम दलित माने गए हैं, हम अछूत माने गए हैं। तो हमारी समस्याओं का समाधान हमारी जाति के लोगों के साथ अगर कोई बेहतर व्यवहार करने वाली बात होगी, हमारी जाति के लोगों के लिए कोई बेहतर सुविधा की बात होगी, तो हम अपनी जाति के लोगों के लिए कुछ विशेष चीज़ों का प्रावधान कराएंगे। और इसीलिए यह पहुँचे थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन अंग्रेज़ों को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। अंग्रेज़ों को तो सीधा मतलब था कि राष्ट्र मतलब गांधी, और गांधी अगर पक्ष में हुए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी समाप्त। इस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस पार्टी ने ही भाग नहीं लिया तो यह सम्मेलन असफल हो गया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुँचे, और क्यों पहुंचे? क्योंकि गांधी इरविन समझौता के तहत जो बातें हुई थी, उन्हीं बातों के तहत गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। और ये किस जहाज से पहुंचे थे? राजपूताना जहाज से। गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य, बी आर अम्बेडकर उस समय कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, जिन्ना जी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, श्रीमती एनी बेसेंट भी उस समय कांग्रेस पार्टी में। तो यह गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ, और इंग्लैंड के पीएम उस समय भी थे कौन? मैकडोनाल्ड। जब ये सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने गांधी जी से एक प्रश्न किया। पहले तो गांधी जी का पूरा स्वागत किया गया, लंदन में पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर काफ़ी मान सम्मान किया गया। और जिस समय बैठक हुई उस समय मैकडोनाल्ड ने भारतीय स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए और गांधी की मानसिकता को जानने के लिए एक प्रश्न कर दिया
कि गांधी जी मुझे पहले ये बता दीजिए कि आप भारत में मुस्लिमों के हितों की रक्षा करवाने के लिए आए हैं या हिंदुओं के हितों की रक्षा करवाने के लिए आए हैं। अर्थात आप भारत की तरफ से जब यहाँ लंदन में पधारे हैं तो आप हिंदुओं की तरफ से आए हैं कि मुसलमानों की तरफ से आए हैं। और ऐसा प्रश्न अगर गांधी जी के साथ कहा गया तो इस प्रश्न को पूछने के साथ ही अंबेडकर और जिन्ना को थोड़ा सा राहत लगा। और इसलिए राहत लगा कि अंबेडकर जी को लगा कि मैं तो हिंदू धर्म में हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में होकर भी मैं अछूत बना हुआ हूँ, मैं दलित हूँ, मेरी जाति के लोगों के साथ भेदभाव होता है, मेरी जाति के साथ कहीं कोई न्याय है ही नहीं। तो अगर ऐसा प्रश्न किया गया है कि हिंदू की तरफ से या मुसलमान की तरफ से, गांधी जी जानिए कि कैसे उसका जवाब देते हैं। मैं तो हिंदू धर्म में रहकर भी आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूँ। इधर जिन्ना जी को लगा कि आज अगर गांधी यह कह देते हैं कि मैं भारतीय मुसलमानों की तरफ से आया हूँ तो इनसे हिंदू नाराज होंगे, और यदि आज कहते हैं कि मैं हिंदुओं की तरफ से आया हूं तो आज ये तय हो जाएगा कि भारत में मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने वाला वास्तविक रूप से कोई व्यक्ति है तो मोहम्मद अली जिन्ना है। गांधी जी यहां पर दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। ये दोनों बड़े खुश थे ऐसे सवालों को सुनकर, लेकिन गांधी जी भी राष्ट्रीय आंदोलनों के नायक थे। उस समय इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे कि वह मैकडोनाल्ड के बातों का जवाब नहीं दे पाए। गांधी जी ने कहा कि मैकडोनाल्ड जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मुझे गर्व है कि मैं देश की आज़ादी की लड़ाई को सफलतापूर्वक लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन आपने ये प्रश्न किया कि मैं हिंदू की तरफ से आया हूं कि मुसलमान की तरफ से आया हूं, तो सुन लीजिए, न मैं हिंदू की तरफ से आया हूं न मैं मुसलमान की तरफ से आया हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आया हूं। इस बात को सुनकर मैकडोनाल्ड का चेहरा ही उतर गया। और मैकडोनाल्ड भी कौन कहें, जिन्ना और अंबेडकर जी सख्ते में पड़ गए कि गांधी ही निकल गए। लेकिन गांधी जी इस प्रश्न के पूछने के बाद वह इस सम्मेलन से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि जिस सम्मेलन में मेरे देश के हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने की बात होती हो, वैसे सम्मेलन में गांधी जी जैसा व्यक्ति कभी शामिल नहीं हो सकता है। और इस तरह से ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर जाने लगे। जब ये जाने लगे तो मैकडोनाल्ड ने इनको रोकने की कोशिश की, यहां तक कि जिन्ना और अंबेडकर ने भी कहा कि ठीक है, गांधी जी अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, लेकिन हमारे साथ बातचीत कीजिए, हमारी जाति के लोगों के साथ कल्याण कीजिए, भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा कीजिए। ये अंबेडकर और जिन्ना जी मांग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि न तो हमें आपके जाति के साथ होने वाले भेदभाव से मतलब है, न भारतीय मुसलमानों के हितों से मतलब है, हमें तो सिर्फ गांधी से मतलब था। गांधी नहीं तो आप लोग भी जाइए। इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पूछा जाता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के नाम पर असफल हुआ था। तो सांप्रदायिकता का मतलब हो गया कि एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ नीचा दिखाने की बात। और इसी सम्मेलन में ये बातें की गई थी मैकडोनाल्ड के द्वारा कि आप हिंदू की तरफ से आए हैं या मुसलमान की तरफ से आए हैं। तो सांप्रदायिकता के नाम पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था, असफल हो गया था। इस बात को याद रखिएगा, सांप्रदायिकता के नाम पर असफल। कौन सा गोलमेज सम्मेलन? तो सांप्रदायिकता के नाम पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब इसके बाद अंग्रेजों ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें कि थर्ड कब बुलाया गया, तो यह बुलाया गया था 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और यह गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ बुलाया गया, लंदन में। यह गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ। और इस समय भी इंग्लैंड के अगर हम पीएम की बात करें तो इंग्लैंड के पीएम इस समय भी थे मैकडोनाल्ड। यहां भी मैकडोनाल्ड ही थे। इस सम्मेलन को जब बुलाया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तो यहां पर अंग्रेजों को लगा कि अब गांधी के साथ ऐसी बातें नहीं की जाएगी, अब होशियारी के साथ इनको कुछ न कुछ बातों के माध्यम से अपने तरफ झुकाना है। लेकिन एक बार जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ठोकर खा गए थे, तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे या कांग्रेस पार्टी भाग लेगी?
कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया। जिस तरह से पहले सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था, उसी तरह से तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो गांधी जी ने इसी तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर एक कटाक्ष करते हुए कहा था कि यह गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे की बारात है, बिना दूल्हे की बारात। अब मुझे बताइए, गांधी जी को लगा कि आप कांग्रेस के बिना किसी सम्मेलन के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी देश में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है, जो देश में आज़ादी के सपनों को लेकर आगे बढ़ते हुए भारतीय लोगों के अंदर जागरूकता फैला रही है। उस कांग्रेस के बिना अगर आप गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हो गया कि सारे बाराती भरे हैं लेकिन बाराती के बीच से दूल्हा ही गायब है। तो यहाँ पर दूल्हा माना गया कांग्रेस पार्टी को, महात्मा गांधी को। इस तरह से हम कहेंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन को बिना दूल्हे की बारात कहा जाता है, और यह गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। तो देखिए, अब आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे B.R. अम्बेडकर। यहां एक बार फिर से पहुंचे थे, लेकिन यहां भी इनकी जाति के लोगों के साथ कोई भी अंग्रेजों ने कार्य नहीं किया। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। यहां पर देखिए लंदन, और यहां भी हो गया आपको लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? इंग्लैंड के पीएम मैकडोनाल्ड और ये मैकडोनाल्ड, तीनों के समय मैकडोनाल्ड। अब आपसे पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहां देखिए, प्रथम में B.R. अम्बेडकर, द्वितीय में भी B.R. अम्बेडकर और तृतीय में भी B.R. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि किस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था? किस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि किस सम्मेलन को गांधी जी ने बिना दूल्हे की बारात कहा था? बिना दूल्हे की बारात कहा जाता है किस सम्मेलन को? तीसरे गोलमेज सम्मेलन को, तीसरे गोलमेज सम्मेलन को। तो इतने सारे प्रश्न आपसे गोलमेज सम्मेलनों से पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जब B.R. अम्बेडकर को अपनी जाति के लोगों के हितों की सुरक्षा करवाने के लिए अंग्रेजों से कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब अम्बेडकर जी को भी लगा कि हमारी जाति के लोगों की नैया अब अंग्रेज पार नहीं लगाएंगे, हमारी जाति की नैया अब गांधी जी ही पार लगाएंगे। इसीलिए अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी के साथ एक समझौता किया, और यही समझौता कहलाता है पूना पैक्ट। इस समझौते को हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। अब यहां पर देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। अब इस पूना पैक्ट में कौन सी बातें की गई? तो वही बातें जो कि चाहते थे अम्बेडकर जी की हमारी जाति के लोगों का कल्याण हो, हमारी जाति के लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो सके, हमारी जाति के लोग भी समाज के मुख्य धारा में आ सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जाति के लोगों को कुछ विशेष सुविधा दिलवाकर इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, और विशेष सुविधा का यहाँ मतलब होता है कि इनको आरक्षण दिलवाकर। लेकिन ये आरक्षण इन्होंने नौकरी में मांगा नहीं था, ये आरक्षण इन्होंने मांगा कि केंद्रीय असेंबली में दलितों को आरक्षण दिलवाया जाए, जिससे दलित लोगों की संख्या भी केंद्रीय असेंबली में दिखाई दे। इस तरह से गांधी जी के द्वारा ही, हम कहेंगे गांधी जी के द्वारा ही दलितों को केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में आरक्षण दिया गया।
तो ये गांधी जी के प्रयासों के चलते हुआ था। केंद्रीय असेंबली में सबसे पहले दलितों को आरक्षण दिलवाने का काम किए थे कौन? महात्मा गांधी, अंग्रेजों से कहकर। क्योंकि गांधी की बातें लगभग उस समय अंग्रेज मान ही लेते थे, इस कदर से उनका नेतृत्व ही देश में चल रहा था। तो इन्होंने आरक्षण दिलवाया और इन्होंने कहा कि आप अंबेडकर जी परेशान न होइए, आपको ये लग रहा है कि हमारी जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम दलित हैं, अछूत हैं, ऐसा सोच नहीं रखिए। आप हिंदू हैं, समाज की मुख्य धारा में, और आपको दलित कौन कहता है? आप तो हरिजन हैं। आप हरिजन हैं, यानी कि हरिजन शब्द दलितों के लिए देने वाले पहले व्यक्ति भी कौन रहे? महात्मा गांधी। हरिजन शब्द अर्थात आप तो ईश्वर की संतान है, और इन्हीं हरिजनों के कल्याण के लिए, हरिजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, और न सिर्फ हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, बल्कि 1932 में हरिजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर महात्मा गांधी ने एक पत्रिका भी निकाला था, जिस पत्रिका को हम कहते हैं हरिजन पत्रिका। तो ये सारा कार्य कराए थे कौन? महात्मा गांधी। तो यही पूना पैक्ट की बातें थी, यानी पूना पैक्ट के तहत ही गांधी जी के द्वारा दलितों को पहली बार केंद्रीय असेंबली में आरक्षण दिलवाया गया था। तो पूना पैक्ट से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट की घटना कब हुई थी? 1932 में। पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। इस पैक्ट के तहत क्या हुआ था? क्या दलितों को नौकरी में आरक्षण दिलवाया गया? नहीं, नौकरी में नहीं। यहां पर समुचित प्रतिनिधित्व के लिए, यानी कि केंद्रीय असेंबली में दलितों की एक संख्या निर्धारित हो, इसके लिए इन्होंने मांग किया था, और इसी मांग को पूरा करवाए कौन? महात्मा गांधी। तो ये थी पूना पैक्ट की बातें। अब पूना पैक्ट के बाद आगे कौन सी घटना होती है, इस चीज को जानने के लिए आप हमारे अगले क्लास के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए उमंग के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।